अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। आज संडे है तो एक तो आज की वीडियो में आपको मैं चाहता हूं कि बाइनांस के हवाले से मज़ीद अपडेट करूं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो चुका है बाइनांस के फंड को। उस हवाले से मैंने क्या एक हफ्ते में लर्न किया बाइनांस के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ मैं चाहता हूं कि बाइनांस जो है, एक तो ओबियसली मार्केट का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, और साथ जो बाइनांस का टोकन है BNB, वो भी क्रिप्टो मार्केट का टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी है। उसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और ताकि आपको पता चले कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या इट इज द राइट टाइम, क्योंकि BNB टोकन की प्राइस भी अच्छी खासी डिस्काउंट पर मिल रही है। तो क्या आपको इस वक्त BNB खरीदने चाहिए या नहीं, उसको जितना उसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, उससे आपको ये बड़ी हेल्प होगी ये सोचने में कि इन्वेस्टमेंट के मामले में BNB टोकन जो है वो कैसा रहेगा। और साथ चूंकि संडे है तो हम पिछले हफ्ते की जो मेजर न्यूज़ है उनको भी कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो डोनाल्ड ट्रंप के जो NFTs हैं, अच्छा खासा उन्होंने गेन किया। 2 दिन पहले मैंने अपडेट किया, बल्कि कल मुझे किसी ने वीडियो के नीचे बताया कि मुकद्दस भाई, आपकी वीडियो के बाद मैंने 2 NFT बाय किए थे तकरीबन $200 के, और अभी भी मेरे पास वो दोनों NFT पड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और उनकी वैल्यू $800 है। मैं अभी भी होल्ड करूंगा। मैंने वैसे उनको रिप्लाई कर दिया था कि भाई आप एक काम करें, आपके पास 2 NFT हैं, एक सेल कर दें, मतलब एक सेल करते हैं तो $400 का आपको बेनिफिट, यानी $200 आपने इन्वेस्ट किया है, आपको 100% रिटर्न भी फौरन मिलेगा। आप प्रॉफिट अपना कैपिटलाइज कर लेंगे। बाकी एक NFT आप होल्ड कर लें। और अभी भी प्राइस जो है ये देखें, हर रोज, कल भी प्राइस बूस्ट की और आज देखें प्राइस जो है तकरीबन हाफ इथीरियम तक फ्लोर प्राइस जो इसकी पहुंच चुकी है। एक NFT पास, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मुझे अगर आप इजाजत दें, ये मैं ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक बंदा NFT ट्रेडर है, उसने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक थ्रेड लिखा। उसने कहा जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसने, चूंकि ये टोटल मेरा ख्याल है 40,000 से ज्यादा NFT थी डोनाल्ड ट्रंप की, उनमें से चंद हजार जो रेयर NFTs हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने, अच्छा रेयर NFTs का क्या है कि मेरा ख्याल है ये जो डिनर करना, गोल्फ प्ले करना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो ये जो हाईएस्ट रेट वाले NFTs हैं, वही जो उनके जो बायर्स होंगे उनको शायद ये चांस मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है जिन्होंने ये NFT बनाया, उन्होंने हजार जो रेयर NFTs हैं वो खुद मिंट करके तो जनाब उन्होंने अपने वॉलेट में रखे हुए हैं। इस वजह से मैं यही कह रहा हूं कि आप चाहें तो यहां से, एक बंदे ने तो मुझे अपडेट किया, इसके अलावा भी जिस बंदे ने डोनाल्ड ट्रंप के NFT बाय किए थे और वो प्रॉफिट में है, मेरी उनको, अगर मैं आपकी जगह होता, जो कि मैंने बाय नहीं किया, मैं आपकी जगह होता तो मैं लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करता। अगर सारी नहीं, 100% नहीं तो 50% मार्केट से लाजमी आउट होता। अच्छा, सबसे पहले बाइनांस की आउटफ्लो की तरफ आते हैं। पिछले हफ्ते आपको पता बाइनांस के हवाले से फंड था, तो उस फंड में सिर्फ 13 तारीख को जब ये पीक पे था बाइनांस का फंड, उसी वक्त विड्रॉवल हुई। और ये जो इस वक्त आप चार्ट देख रहे हैं, ये एक्चुअली सिर्फ स्टेबल कॉइन उनका आउटफ्लो है बाइनांस के ऊपर। ओवरऑल अगर आप देखें तो बाइनांस के जो टोटल रिजर्व थे, जो कि तकरीबन 65 बिलियन से ज्यादा थे, वो कम होके 50 बिलियन टू 55 बिलियन के दरमियान अब रह गए हैं, जिसमें मतलब लोगों ने अभी आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें विड्रॉवल का जो प्रेशर है, यहां पे आपको पिक्चर में नजर नहीं आ रहा, ये आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉवल का जो प्रेशर है कम होता जा रहा है। आई डोंट नो क्या फंड जो है वो फिलहाल खत्म हो गया, क्योंकि बैंक रन अगर होना होता तो पहले 2 4 5 अरब डॉलर से ही क्राइसिस स्टार्ट हो जाना था, जैसे FTX में हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो ये एक तरह की मेरा ख्याल है, चूंकि हम लोग सारे इन्वेस्टर हैं, तो हम इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि बाइनांस इस क्राइसिस से आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल, इस हफ्ते में सारा क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुआ? राइटर, जो कि एक मेन न्यूज़ मीडिया है, उसने रिपोर्ट किया कि अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बाइनांस और CZ के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस जो है वो फाइल करने जा रहा है। आपको मैंने बताया था कि ये केसेस जो हैं पुराने हैं 2018 से, लेकिन अब एकदम FTX क्राइसिस के बाद वो अमेरिकन जो है वो एक्टिव हो गए। तो ये राइटर ने खबर की, उसके बाद बाइनांस का फट शुरू हो गया, लोग पैनिक होना शुरू हो गए, लोगों ने विड्रॉवल करना शुरू हो गई। फिर उसके बाद जो मजारिस है, मजार्स क्या उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो जो ऑडिटर कंपनी है, उन्होंने पहले तो कहा जी कि ये जो बाइनांस कह रहा है कि हमने ऑडिट किया, ये तो ऑडिट है ही नहीं, ये तो एग्रीड, जिस तरह उन्होंने कहा जी ऐसे 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 करना है, हमने वो कर दिया। फिर उसके बाद अजीब डेवलपमेंट हुई कि मजार्स ने जितनी क्रिप्टो फॉर्म्स हैं, जैसे जिनका वो ऑडिट कर रहा था या रिपोर्टिंग कर रहे थे,
अकाउंटिंग वगैरह चेक कर रहे थे, जिसमें crypto.com भी है, जिसमें KuCoin भी है और बाइनांस भी है। जितनी रिपोर्टिंग उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की थी वो वेबसाइट से उड़ा दी। फिर CNBC ने जो इंटरव्यू किया वो भी कल हमने डिस्कस भी किया। तो ये वो मेजर चीजें थी जिस वजह से मार्केट में एक पैनिक आया। फिर कुछ और एक्टिविटीज थी जो बाइनांस, जैसे कि बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे जो BNB बारो था स्पॉट पे, वो रोक दिया गया। मतलब और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी अपडेट्स हैं जिस वजह से बाइनांस का आपको फंड नजर आया। अब वो जैसे मैंने आपको कहा कि फिलहाल तो वो फंड जो है वो सेटल होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आ रही है बाइनांस के हवाले से। विड्रॉवल भी अगर आप ये चार्ट पे देखें तो फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा पिक्चर की वजह से मेरा नजर नहीं आ रहा, तो फिलहाल ये जो प्रेशर था जो कि 13 तारीख में था, वो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉवल का कम होता जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं BNB की टोकन की तरफ कि BNB टोकन क्या, इसकी थोड़ी हिस्ट्री। BNB ऑब्वियसली बाइनांस एक्सचेंज का एक अपना टोकन है। मार्केट के जितने क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो अपना अपना एक टोकन लॉन्च करते हैं। मैं वैसे टेक्निकली इसको देखा जाए सिर्फ बाइनांस की हद तक नहीं, सोचने की बात यह है कि क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो क्रिप्टो एक्सचेंज सिंपल जो टोकन उन्होंने अपने ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए फैसिलिटेट करना है, तो सिंपल जनाब वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करें और ट्रेडिंग की सर्विस दे। मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है बाइनांस या FTX इस तरह, वो अपना टोकन क्यों लॉन्च करते हैं और साथ इंसेंटिवाइज करते हैं कि भाई अगर आप हमारा टोकन लेंगे तो हम ये आपको करेंगे, ये करेंगे। दूसरे लफ्जों में वो टोकन के जरिए टोकन्स को कोलैटरलाइज रख के लोगों को टोकन देते हैं ना, और बदले में उनसे दूसरी बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन्स, इस तरह के सारे कॉइन्स वो वापस में लेते हैं। तो ये इटसेल्फ, बावजूद इसके कि बाइनांस के BNB को अभी तक इतना ज्यादा मसला नहीं हुआ, इतने फंड के बावजूद बाइनांस अभी तक स्टेबलाइज है, लेकिन सवाल फिर भी बाकी रहता है कि भाई आपने सिर्फ ट्रेडिंग की सर्विस देनी है, टोकन्स की क्या जरूरत है भाई, लोगों से फंड लेने की क्या जरूरत है। और आप तो इस वक्त हो भी माशाल्लाह टॉप एक्सचेंज है, आपको तो ऑलरेडी जो आपका एनुअल पर एनम जो आपका रेवेन्यू है एक्सचेंज का, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तकरीबन $3 अरब, यानी $2 अरब से लेके $3 अरब का सालाना बाइनांस का रेवेन्यू है। ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज का सिर्फ जो ट्रांजैक्शन फीसें हैं, जो बाइनांस के ऑपरेशंस है, ये उनकी फीस का सिर्फ डाटा है। ऑलमोस्ट $2 से $3 अरब का सालाना ये इनका रेवेन्यू है। तो जब आप ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा रहे हैं तो आपको ये टोकन बनाने की क्या जरूरत है, ये एक सवाल है। लेकिन खैर, हिस्ट्री, बाइनांस ने जब अपना एक्सचेंज स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो इनका BNB टोकन है, इन्होंने इथीरियम के चेन के ऊपर लॉन्च किया, यानी ERC20 ये टोकन था। फिर बाद में इन्होंने अपनी एक चेन लॉन्च की जिसको बीकन चेन, बाइनांस बीकन चेन आजकल बोला जाता है, BEP2 के नाम से। फिर वो चेन यानी टोकन से पहले BEP2 में आया, बीकन चेन पे आया, बाइनांस चेन पे आया। फिर उसके बाद बाइनांस ने इथीरियम की तरह बाइनांस स्मार्ट चेन लॉन्च की, यानी जैसे इथीरियम के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इथीरियम भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन है, इसी तरह बाइनांस ने अपना जो पहले उनका टोकन था इथीरियम के ऊपर, उसको पहले अपनी अलग ब्लॉकचेन में ऐड किया, फिर उसी ब्लॉकचेन के साथ एक और ब्लॉकचेन बाइनांस स्मार्ट चेन के नाम से स्टार्ट कर दी। यानी ना सिर्फ आप बाइनांस के जो इन्वेस्टर्स हैं, BNB के इन्वेस्टर, वो BNB की चेन को यूज कर सकते हैं, बल्कि वो अपने टोकन लॉन्च कर सकते हैं जैसे इथीरियम के ऊपर कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है। अक्सर आप सुनते हैं यार ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मिसाल के तौर पे आप मेरे से पैसे ले जाते हैं, आप मुझे कहते हैं मुकद्दस भाई मुझे 1 लाख रुपया दे, मैं आपको 1 महीने में वापस कर दूंगा। अब मेरा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, या आप रिटर्न भी एक स्टाम्प पेपर भी मेरे से करवा सकते हैं या मैं आपसे करवा सकता हूं, ऑब्वियसली मैंने आपको देना। तो 1 महीने बाद अगर आप मुझे वापस नहीं करते तो ये जो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बेशक वर्बल है या रिटर्न है, उसकी सेटलमेंट फिर कौन करेगा। ऑब्वियसली उसके लिए स्टेट ने इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं, यानी मैं पहले रिपोर्टिंग करूंगा पुलिस में या मैं अदालत जाऊंगा, फिर वहां से यानी स्टेट में मेरे जो पर्सन टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें हेल्प आउट करती है। ये चूंकि डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है, ये जो क्रिप्टो है Web3 है, जिसमें हमें थर्ड पर्सन की जरूरत ही नहीं है।
तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये होता यही कॉन्ट्रैक्ट है। हमने जो डीफाई है, बारोइंग लैंडिंग जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, उसमें एक बंदा बीटीसी दे के बदले में यूएसडीटी ले लेता है उधारा, और वो कहता है जी महीने बाद मैं आपको पे करूंगा। अगर वो नहीं पे करता है तो चूंकि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, तो जिसने यूएसडीटी दिया था वो किधर जाएगा? तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं उनमें से कोई बंदा भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता तो उसकी पनिशमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल फॉर्म में होता है। और इसके जो कवानीन है वो भी मुरत्तब होते हैं कि भाई अगर ये बंदा ऐसा नहीं करता तो इसका, जैसे मिसाल के तौर पे हम यही कर लेते हैं कि भाई आप एक मोबाइल मुझे बदले में देते हैं और मेरे से 20,000 रुपया लेते हैं, तो आप मुझे कहते हैं कि मुकद्दस भाई अगर मैंने आपको महीने बाद 20,000 वापस ना किया तो आप मेरा मोबाइल रख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी लफ्जों में कि मुझे क्लेम करने के लिए भी समटाइम थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। अदालत को कहना पड़ता है जी कि ये मोबाइल जो है ये मेरे नाम नहीं है, तो प्लीज ये बंदे ने मेरे साथ इस तरह किया है तो ये मेरे नाम मोबाइल कर दें या घर कर दें। अक्सर हम लोग गिरवी में घर रख के बैंक से लोन नहीं लेते, तो बैंक से लोन जब लेते हैं बैंक को वापस नहीं करते, तो घर तो एक्चुअली होता हमारे नाम ही है ना। तो बैंक एक अलग से एक प्रोसेस चलाता है जिस प्रोसेस में वो ऑनरशिप मेरे घर की मेरे नाम से ट्रांसफर करके अपने नाम ट्रांसफर करता है, ताकि वो उसको सेल आउट करके अपने पैसे रिकवर करे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, होता सेम यही है जो हमारे रवायती होता, सिर्फ उसमें फर्क यह है कि हमारे रवायती कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पर्सन फैसिलिटेट करता है उसको फाइनलाइज करने के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, जबकि जो क्रिप्टो मार्केट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका मतलब यह है कि उसमें जो थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान ही सारी कवानीन भी मरतब किए जाते हैं, उसी में पनिशमेंट किया जाता है, उसी में रिवॉर्ड दिया जाता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा ये जो थर्ड पर्सन है उसको निकाल दिया जाता है, तो इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये जितने आपको इथीरियम, सोलाना, पोल्काडॉट, ये जितने आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन नजर आती हैं, इनका मतलब यह है कि आप इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उस बिजनेस के जो आपके अपने यूजर्स हैं, यानी यूजर्स का और उन टोकन का जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारा कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई अगर आप आवे पे जाते हैं, वहां कोई चीज कोलेटरल रख के वहां से उधार लेते हैं, तो अगर आप वो कोलेटरल वापस नहीं करते तो वो आपके अकाउंट को लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो बाइनांस ने बाइनांस स्मार्ट चेन अपना लॉन्च किया। अब वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर था, इथेरियम कंपैटिबल था, यानी कॉस्मोस की चेन जो है एसडी के, उसको यूज करके अपनी चेन बनाया, इथेरियम कंपैटिबल बनाया। और आज जब मैं आपके साथ मुखातब हूं तो इथेरियम के बाद दूसरी बड़ी पॉपुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये ब्लॉकचेन बनी है, और इसका इकोसिस्टम इथेरियम के बाद सबसे ज्यादा फैला है। बल्कि मुझे तो कभी कभी ऐसे डाउट लगता है, मैं ऑन चेन एनालिसिस नहीं है मेरा, मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जितने टोकन्स और कॉइन्स बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर है उतने शायद इथेरियम के ऊपर भी ना हो। ये मेरा जो कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, मेरी सिर्फ परसेप्शन है। अब सवाल यह है कि क्यों बीएनबी इतना क्यों पॉपुलर हुआ? नंबर वन तो इसकी यूटिलिटीज को आप देखें, क्या यूटिलिटीज हैं। बाइनांस कहता है कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपके स्पॉट में या आपके अकाउंट में बीएनबी पड़ा हुआ है तो हम ट्रेडिंग आपको डिस्काउंट देंगे, यानी जितना हम आपको ट्रेडिंग फीस चार्ज करते हैं उस पर आपको डिस्काउंट देंगे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये मेरी पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, अगर आपने बीएनबी होल्ड किया हुआ है तो आपको एक्सचेंज फीस के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, यानी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो फीस, अगर आप टोकन विड्रॉ करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। लिस्टिंग फीस, अगर आपने टोकन लिस्टिंग वगैरह करवानी है उस पर फीस, यानी मैं 2 दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बाइनांस के ऊपर जब कोई अपना टोकन लिस्ट करवाता है तो वो बीएनबी अगर होल्ड करे तो उसको लिस्टिंग फीस में डिस्काउंट मिलता है। तो ये सारे फीस आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो ये बाइनांस ने अपनी एक तो ये यूटिलिटी बढ़ाई। फिर दूसरा आईसीओ वगैरह, बाइनांस अपने यूजर्स को कहता है कि उनके लॉन्च पैड पे जितने टोकन होते हैं, अगर आप बीएनबी आपके पास है तो उन टोकन्स की आपको एलोकेशन मिलती है कि सस्ते में आपको कितने टोकन, जितना ज्यादा बीएनबी उतनी ज्यादा आपकी एलोकेशन, जितनी ज्यादा एलोकेशन उतने सस्ते में टोकन, उतना प्रॉफिट टेकिंग। तो ये यूटिलिटी एक तो ये इस तरह बनाई। फिर स्टेकिंग, जो कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक एक चेन है, तो आप अगर बीएनबी स्टेकिंग पे लगाते हैं तो उस पे भी आपको ऑलमोस्ट 10% से लेके 25% सालाना टोकन भी आप स्टेकिंग से अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह यूटिलिटी बढ़ाई। फिर इकोसिस्टम,
बाइनांस ने अपना इकोसिस्टम भी, जैसे मैंने आपको बताया कि शायद मुझे ऐसे लगता है, गुमान है कि इथीरियम की चेन से भी बड़ा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम अपना डेवलप किया। फिर उसके साथ मर्चेंट्स, ये भी खबरें हैं कि बाइनांस दुनिया के मुख्तलिफ जो मर्चेंट्स हैं वहां पे, जैसे हम किसी जगह जाते हैं तो वहां पे क्रिप्टो एक्सेप्टेड लिखा, बिटकॉइन एक्सेप्टेड लिखा आ रहा है। बाइनांस की अब ये कोशिश है कि जितने मर्चेंट्स हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहां पे जो बीएनबी है वो एज अ पेमेंट मेथड यूज करे, तो इससे भी यूटिलिटी जो है वो बाइनांस की बढ़ती है। और चौथा फैक्टर जो मैं समझता हूं जिस वजह से बीएनबी की प्राइस आपको इस वक्त टॉप कॉइन्स में बीएनबी नजर आ रहा है, उसकी वजह बाय और बर्न, यानी जितना रेवेन्यू बाइनांस अर्न करता है अपने प्लेटफॉर्म से, बाइनांस से, उसका कुछ चंक जो है बाइनांस मार्केट से बीएनबी उठाता है और उसको बर्न कर देता है। अच्छा, इसके हवाले से कंसर्न है, मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले वो भी आपको बताता चलूं। कंसर्न क्या है जी कि बीएनबी की टोकन की जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका 97% सिर्फ बाइनांस के 2 वॉलेट्स के पास है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये मैं ईथर स्कैन पे बीएनबी का टोकन, मैंने उसका रेवेन्यू दिया, देखें बाइनांस 7, इनका बाइनांस का वॉलेट है, 52% सप्लाई, जितनी टोटल सप्लाई है 52% इस वॉलेट में है, और एक दूसरा वॉलेट है बाइनांस 8, उसमें 45%, यानी 97% सप्लाई बीएनबी की तो इनके अपने पास है। अब इसको आप 2 मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। एक एंगल तो ये एक कंसर्न का एंगल है कि भाई अगर बीएनबी के पास है, बीएनबी को कोई मसला होगा, बाइनांस को कोई मसला होगा, तो ओब्वियसली बाइनांस अपने आप को बैंक्रप्सी से बचाने के लिए क्या करेगा, ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर इसके पास पड़े हैं इसको मार्केट में सेल आउट करके कैपिटलाइज करेगा इन टोकन्स को। और जब ये इस तरह करेगा तो डंप किन के ऊपर होगा, रिटेलर्स के ऊपर। तो एक तो इसका ये एंगल है। दूसरा एंगल इसका पॉजिटिव भी है कि भाई चूंकि बाइनांस के अपने पास है टोकन, 97% सप्लाई तो उसकी है, तो इसका मतलब है कि बाइनांस बीएनबी के ऊपर जो अदर वेल्स और रिटेलर्स हैं उनका प्रेशर कम है। यानी अगर कोई पैनिक होता भी है तो चूंकि उनके अपने टोकन है तो वो सेल क्यों करेंगे, वो पैनिक को क्यों मजीद हवा देंगे। तो इस तरह बाइनांस को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नजर आती है। अब इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है। अगर चार्ट का मुझे इजाजत दें तो चार्ट का जरा जायजा लेते हैं। 2021 के स्टार्ट में ये देखें जी, उससे पहले बाइनांस की जो बीएनबी टोकन है उसकी प्राइस कोई 30, 35, 24, 25, मैंने भी इधर कोई 10-20 मैंने टोकन बाय किए थे, लेकिन जैसे ही प्राइस गई $70-80 पे तो मैं बीएनबी से आउट हो गया था उस वक्त। उससे पहले अगर आप बीएनबी के टोकन की प्राइस देखें तो ये देखें, ये 10-20, 30, 10-20, ये उसकी हिस्ट्री है सारी बीएनबी टोकन की। लेकिन 2021 में अचानक इसकी प्राइस जो है एकदम शूट की। जब शूट की तो प्राइस पहले तो गई कोई $400 के करीब, फिर नीचे प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर नीचे से फिर एकदम इसने पंप लिया बीएनबी की प्राइस ने। और बीएनबी की प्राइस जनाब लास्ट ईयर मई के क्रैश से पहले $600, $700 की प्राइस को टच किया। उसके बाद चाइना का जो माइनिंग का क्रैकडाउन था उसकी वजह से सारी मार्केट डाउन हुई, बीएनबी भी डाउन हुआ। फिर उसके बाद मार्केट जो है यहां नीचे जो है $260 की प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई। ये देखें यहां से मार्केट क्रैश हुई, यहां से फिर मार्केट जो है इसी तरह साइडवेज ट्रेड होती है, बार बार नीचे आई, लेकिन ये 260 की प्राइस से फिर ऊपर। फिर नवंबर जब बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $69,000, बीटीसी की प्राइस ने बीएनबी की प्राइस ने एक बार फिर अपनी जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई बनाई थी उस प्राइस को टच किया। और फिर $670-80 की प्राइस से फिर मार्केट जो है एकदम, जब सारी मार्केट क्रैश की तो फिर दोबारा मार्केट नीचे क्रैश की दोबारा वंस अगेन। ये जो $260 की प्राइस थी इसको एकदम ब्रेकआउट किया, लेकिन प्राइस फिर ऊपर आ गई। इस दौरान रशिया यूक्रेन वार, फिर लूना क्रैश, ये देखें यहां से गई नीचे, चंद दिन नीचे ट्रेड हुई, फिर प्राइस ऊपर आ गई। उसके बाद ये देखें फिर दोबारा, और एफटीएक्स के क्रैश के बाद, और ये देखें इस जगह पे दोबारा आपको माफ कीजिएगा, ये जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट से नीचे 260 से नीचे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, ये बाइनांस फंड की वजह से। यहां से बाइनांस फंड स्टार्ट हुआ आहिस्ता, ये देखें प्राइस जो है यहां से ब्रेक हो गए, नीचे आ गई। अभी हमें देखना पड़ेगा चंद दिन बाद क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि यहां से प्राइस जो है $260 से ऊपर दोबारा ट्रेड होना शुरू होगी, अगर कोई गड़बड़ नहीं होती है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप मजीद नीचे इसको बीएनबी की प्राइस को गिरता हुआ देख सकते हैं। और नीचे जो नेक्स्ट मेरा ख्याल है स्टॉप नजर आ सकता है वो $200 की प्राइस हो सकती है। यहां पे
आप में से वो तमाम दोस्त जो कि अभी भी रिस्क लेना चाहते हैं BNB के टोकन के ऊपर, वो इंतजार कर सकते हैं यहां नीचे $200 का। यहां पे वो अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं इन केस कि अगर मार्केट रिकवरी करती है तो शायद, और BNB मार्केट में स्टे करता है, बाइनांस स्टे करता है, तो उनको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिल सकता है। अच्छा जी, वीकली राउंड अप के हवाले से जैसे कि पिछले हफ्ते का जो ज्यादा टॉपिक था, हार्ड टॉपिक, वो बाइनांस, जिसको ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। सैम बैंकमैन-फ्रीड के ऊपर बाकायदा चार्जेस लगे, उन्होंने बहामा में की जेल बाकायदा भुगती। अब कहा जाता कि वो अमेरिका में उनको एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है, शायद राउंड अबाउट अगले हफ्ते के स्टार्ट में इसकी न्यूज आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, बाकायदा FTX के क्रैश के बाद अब US सेनेट मीटिंग हुई, जहां केविन ओ'लैरी ने बाइनांस के CZ के ऊपर इल्जाम लगाए। इसका मतलब यह है कि वहां पे बाई पार्टीशन एक लॉ भी अप्रूव हो रहा है। ये एक बिग डेवलपमेंट थी। दो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट भी मैं लाजमी आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं। पेपाल का मेटामास्क के साथ जो आपस में पार्टनरशिप हुई है, अभी तो सिर्फ अमेरिकन जो पेपाल यूजर्स हैं वो ही सिर्फ मेटामास्क में फंड जो है वो डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रेडिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर वर्ल्ड वाइड पेपाल के जो यूजर्स हैं वो जैसे ही ओपन होगा, वो कितना बड़ी ये बुलिश न्यूज होगी क्रिप्टो मार्केट के लिए। ये मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते की बिग डेवलपमेंट थी, जो मैं रिपीट करवाना चाहता हूं। और दूसरी एक और, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने ये जो न्यू पॉलिसी अनाउंस की है कि तमाम जो बैंक हैं वो अपने 2% रिजर्व क्रिप्टो में रख सकते हैं, और जब वो रखेंगे तो ऑब्वियसली वो बिटकॉइन में रखेंगे, ना कि दीगर किसी आल्ट कॉइन में रखेंगे। और अगर ऐसा होता है तो एक रफ आइडिया है कि तकरीबन 4,000 अरब डॉलर, 4 ट्रिलियन की सरमायाकारी जो है वो क्रिप्टो करेंसी में आ सकती है। और ऑब्वियसली अगर आती है तो वो बिटकॉइन की तरफ जाएगा। और अगर बिटकॉइन में 4,000 अरब डॉलर की मार्केट कैप होती है तो बिटकॉइन की प्राइस बड़ी आसानी से $1,00,000, बल्कि कई तो ये कहते हैं तकरीबन $2.5 लाख से भी ज्यादा BTC की प्राइस होगा। अब ये अगर लॉ बाकायदा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का ये पॉलिसी बन भी जाती है तो ये इंप्लीमेंट 2025 में जाके होगी, ये नहीं कि इमीडिएटली आपको नजर आएगी। लेकिन ये बिग डेवलपमेंट है जो मैं चाहता था आपको रिमाइंड करवाऊं। ये थी आज की वीडियो। जाते जाते ये DCG जो डिजिटल करेंसी ग्रुप है, जिनका जेनेसिस ब्लास्ट जो कि क्राइसिस में है, ये वो सारे कॉइन्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो में, अगर वो मजीद बैंकरप्सी की तरफ जाते हैं, अगले हफ्ते देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, तो ये वाले कॉइन्स मजीद नीचे क्रैश हो सकते हैं। आप में से किसी बंदे ने पूछा, मुकद्दस भाई ये बताएं कि फाइल कॉइन का क्यों इतना ज्यादा क्रैश किया, अभी ये जो 2 दिन पहले मार्केट क्रैश किया? इस वजह से क्योंकि 15 तारीख को इनका जो वेस्टिंग है वो अनलॉक हुई है। अच्छा, बाइनांस के हवाले से ये भी आपको बताता चलूं कि 50% जो टोकन है BNB के, वो इन्होंने पब्लिक को सेल किया, और 50% में से 40% बाइनांस के अपने पास है, 10% इन्होंने इन्वेस्टर को, एंजल इन्वेस्टर को दिए हैं। तो वो जो 40% इनकी टीम के पास है, 4 साल की वेस्टिंग पीरियड का, यानी BNB भी अनलॉक होगा अपनी टीम में होगा, तो BNB की अपनी टीम की तरफ से भी आपको सेल प्रेशर नजर आ सकता है। अच्छा, फाइल कॉइन की भी 15 दिसंबर को अनलॉकिंग हुई है, तो मुमकिन है कि दीगर फैक्टर्स के साथ साथ जो अनलॉकिंग हुई है इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने अर्ली टाइमिंग में इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने डंप किया फाइल कॉइन। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।